आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2011 सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट 2025 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। और हम इससे पहले 22, 21, 15, 17 इन सभी क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं, जिन्हें जाकर के आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? नंबर 1, विविधता में एकता। नंबर 2, निरक्षरता। नंबर 3, आत्मनिर्भरता। नंबर 4, क्षेत्रवाद। तो भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो विविधता में एकता जो है वो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं का परिणाम शहरीकरण है। नंबर 1, शैक्षिक विकास। नंबर 2, ग्रामीण विकास। नंबर 3, गांव से शहर की जनसंख्या का पलायन। या नंबर 4, कृषि का विकास। तो का विकास शहरीकरण है, तो गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन जो है वो का परिणाम शहरीकरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण माना जाता है। नंबर 1, गरीबी। नंबर 2, सामाजिक तनाव। नंबर 3, बेरोजगारी। नंबर 4, भूमंडलीकरण। तो क्षेत्रवाद का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो सामाजिक तनाव को क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण माना जाता है। किसको? क्षेत्रवाद को सामाजिकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विषय की विषय वस्तु के अलावा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक को का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, शिक्षण के उद्देश्य का। नंबर 2, शिक्षण की विधियों का। नंबर 3, शिक्षण की तकनीकी का। नंबर 4, यह सभी का। तो विषय की विषय वस्तु के अलावा एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। उसे शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की विधियाँ और शिक्षण की तकनीकी, इन सभी का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है। नंबर 1, बेरोजगारी। नंबर 2, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। नंबर 3, शिक्षा। नंबर 4, परिवार का आकार बड़ा होना। तो कौन सा भारत में जो गरीबी का कारण नहीं माना जाता है वो शिक्षा जो है वो भारत में गरीबी का कारण नहीं है, जबकि बेरोजगारी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और परिवार का बड़ा आकार जो है वो भारत में गरीबी का कारण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर जॉन मार्शल के द्वारा किस हड़प्पा की इमारत को दुनिया में निर्मित अद्वितीय माना गया था। सर जॉन मार्शल के द्वारा किस हड़प्पा की इमारत को दुनिया में निर्मित अद्वितीय माना गया था। नंबर 1, महान स्नानगार। नंबर 2, धान्यगार। नंबर 3, सभा कक्ष। नंबर 4, किला महल। तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किस हड़प्पा की इमारत को दुनिया में अद्वितीय माना गया था, तो वह महान स्नानगार को दुनिया में अद्वितीय माना गया था। किसको? महान स्नानगार को दुनिया में अद्वितीय माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं
कि भारत में अनेकता में अनेकता, यह कथन किसका है? नंबर एल वासम का, नंबर 2 वी स्मिथ का, नंबर 3 मैक्स मूलर का, नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू का। तो भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन जो है किसका माना जाता है? तो यह कथन जो है वो वी स्मिथ का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अग्निकुंड के प्रमाण किस सिंधु स्थल से मिले हैं? अग्निकुंड के जो प्रमाण मिले हैं वो किस सिंधु स्थल से मिले हैं? नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 लोथल, नंबर 4 कालीबंगा। तो अग्निकुंड के जो हमें प्रमाण मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से? अग्निकुंड के जो प्रमाण मिले हैं वह कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? नंबर 1 विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, नंबर 2 सिक्के, नंबर 3 बौद्ध साहित्य, नंबर 3 जैन साहित्य। तो भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वह जो सिक्के हैं। भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो क्या है? तो वह सिक्के माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि गीता क्या है? गीता क्या है? नंबर 1 वेद है, नंबर 2 स्वतंत्रता महाकाव्य है, नंबर 3 रामायण का एक हिस्सा है, या नंबर 4 महाभारत का एक हिस्सा है। तो गीता जो है वह महाभारत का एक हिस्सा मानी जाती है। किसको? गीता को महाभारत का एक हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापार केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापार केंद्र कौन सा था? नंबर 1 विदिशा, नंबर 2 पुरुषपुर, नंबर 3 अहिच्छत्र, नंबर 4 पैठड़। तो गुप्त काल में जो सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापार माना जाता था तो वह पैठड़ को माना जाता था। किसको? गुप्त काल में सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापार पैठड़ को माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्र प्रतीक लिया गया है। भारत का राष्ट्र प्रतीक लिया गया है सांची के स्तंभ से, सारनाथ के स्तंभ से, इलाहाबाद के स्तंभ से, या लुम्बिनी के स्तंभ से। तो भारत का जो राष्ट्र प्रतीक लिया गया है वह सारनाथ के स्तंभ से 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया। लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया। खान ने यह किस शासक के बारे में लिखा है? लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया। खान ने यह किस शासक के बारे में लिखा है? नंबर 1 रामगुप्त, नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम, नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो लोगों ने अपने घरों में ताला नहीं लगाया, खान ने यह किस शासक के बारे में लिखा था? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में खान ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं
कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर को शासनकाल के दौरान बनाया गया था? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को शासनकाल के दौरान बनाया गया था। नंबर ए पल्लव वंश, नंबर 2 चोल वंश, नंबर 3 चालुक्यों का वंश, नंबर 4 काकतीय वंश। तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किसके? महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको पल्लव वंश शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय इतिहास के किस काल में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था? भारतीय इतिहास के किस काल में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था? तो नंबर 1 महाजनपद का युग, नंबर 2 गुप्त काल, नंबर 3 कुषाण काल, नंबर 4 मौर्य काल। तो भारतीय इतिहास के किस काल में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था? तो वह मौर्य काल में शुरू किया गया था। किसमें? मौर्य काल में पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नंबर ए आगरा, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 फतेहपुर सीकरी, नंबर 4 अजमेर। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा माना जाता है वह माना जाता है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नुहू ए सिपिहार के लेखक कौन हैं? नुहू ए सिपिहार के लेखक कौन हैं? नंबर ए अमीर खुसरो, नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, नंबर 3 दारा सिकोह, नंबर 4 शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नुहू सिपिहार के जो लेखक माने जाते हैं वह अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुखरियाँ आदि भी लिखी थी। यह खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का प्रमुख केंद्र था। नंबर 1 गुलबर्गा, नंबर 2 गोलकुंडा, नंबर 3 बीजापुर, नंबर 4 बीदर। तो दक्षिण भारत में चिश्ती विद्यालय का जो प्रमुख केंद्र था वह गुलबर्गा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह स्थान जहां संत दादू की मृत्यु हुई थी। नंबर 1 सांवर, नंबर 2 अंबर, नंबर 3 नारायणा, नंबर 4 पुष्कर। तो वह स्थान जहां संत दादू की मृत्यु हुई थी वह स्थान नारायणा था। नारायणा में संत दादू की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और इनका जो जन्म हुआ था वो 1544 में इनका जन्म हुआ था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में माना जाता है। संत दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संत जम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। संत जम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नंबर 1 पिपासर में, नंबर 2 गांगरोन में, नंबर 3 जैतारण में, नंबर 4 नागपुर में। तो संत जम्बोजी का जो जन्म हुआ था वह माना जाता है पिपासर में। संत जम्बोजी का जन्म
पिपासर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दस्तक शब्द का अर्थ है। दस्तक शब्द का अर्थ है नंबर 1 गुलामी, नंबर 2 कारखाना, नंबर 3 बंदरगाह, नंबर 4 शुल्क मुक्त व्यापार। तो दस्तक शब्द का जो अर्थ माना जाता है वो शुल्क मुक्त व्यापार को दस्तक शब्द का अर्थ माना जाता है। अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? नंबर 1 महाराणा प्रताप, नंबर 2 महाराणा उदय सिंह, नंबर 3 जयमल, नंबर 4 महाराणा अमर सिंह। तो अकबर के जो आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का जो शासक था वो महाराणा उदय सिंह जो हैं वो अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़ का शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णयुग काल कहा जाता है? तो नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 4 शाहजहां। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णयुग काल कहा जाता है? तो वह अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री था। 6 बार भारत आने वाला जो फ्रांसीसी यात्री था तो नंबर 1 मैनुची, नंबर 2 बनियर, नंबर 4 थावे नोट, नंबर 4 टेवनियर। तो 6 बार जो भारत आने वाला जो फ्रांसीसी था वह टेवनियर था। कौन? टेवनियर भारत आने वाला 6 बार भारत आने वाला एक फ्रांसीसी यात्री माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब्बुल फजल ने अपने आईने अकबरी में मसनवदारों के कितने पदों का उल्लेख किया है? अब्बुल फजल ने अपने आईने अकबरी में मसनवदारों के कितने पदों का उल्लेख किया है? नंबर 1 22, 33, 44 या 66। तो अब्बुल फजल ने अपने आईने अकबरी में मसनवदारों के 66 पदों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कानपुर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नेता कौन थे? कानपुर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नेता कौन थे? नंबर 1 तात्या टोपे, नंबर 2 लक्ष्मीबाई, नंबर 3 नाना साहेब, नंबर 4 कुंवर सिंह। तो कानपुर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता माने गए थे वो नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेता माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 के दौरान लिखे गए माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? 1857 के दौरान लिखे गए माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नरगेट या मंगल पांडे। तो 1857 के दौरान लिखे गए माझा प्रवास के जो लेखक माने जाते हैं वो विष्णु भट्ट गोडसे को माझा प्रवास का लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महान नागा महिला नेता गैदुल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो महान नागा महिला नेता गैदुल्यू को रानी की जो उपाधि दी थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि महान
महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 मराठी, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 अंग्रेजी। तो महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वह गुजराती में लिखी थी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से समग्र अधिकार ले लिए गए? नंबर 1 1858, नंबर 2 1859, नंबर 3 1860, नंबर 4 1861। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून पारित किया जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने समग्र अधिकार ले लिए थे, वह 1861 में। कब? 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने समस्त अधिकार ले लिए थे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं यह क्लास कैसी रही, जिससे कि हम आगे भी अन्य क्लासें ऐसी लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।